अस्सलाम वालेकुम। ईरान के हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की तीनों ममालिक मिलकर ईरान में राक्ची से, अब्बास राक्ची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इसी तरीके से विटकॉफ जो उनके मिडल ईस्ट के खसूसी नुमाइंदा हैं, उनसे रब्ता करके कोई म्यूचुअल ग्राउंड स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ईरान के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और अमेरिका को भी, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ऑफ रैम्प, एक शॉर्टकट सोल्यूशन उसको मिल जाए, उसकी फेस सेविंग उसको मिल जाए। वो रास्ता क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले उन्होंने एक ट्वीट की, फिर उसके बाद उसका ऐलान भी उन्होंने मीडिया के ऊपर भी किया। उनका क्लेम यह है कि वो ईरान की एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो पर्सनालिटी हैं उनके साथ अमेरिका की बातचीत चल रही है। रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया कि क्या जो मुज्तबा खामेनेई है उनसे उनका रब्ता है, तो उन्होंने कहा नहीं, उनके साथ नहीं है, बल्कि उनको ये भी इल्म नहीं है कि वो हयात हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो डेडलाइन दी थी उन्होंने ईरान की एनर्जी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक की, उसको 5 दिन के लिए वो फ़िलहाल मुलतवी कर रहे हैं, इसलिए कि वो बातचीत में कुछ मेजर पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, जिससे वो पूरी उम्मीद है कि मामला आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ऑफिशियली उनके क्लेम को फौरी तौर पर रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अमरीकी सदर का दावा दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर ऐसा क्लेम कर रहे हैं। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के लिए डेडलाइन सेट की थी 48 आवर्स की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने का रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया जाए, नहीं तो वो खार गाइडलाइन के ऊपर वो ख़बरें चलाई जा रहे थे कि मरीन्स को भी उतारेंगे, बूट्स ऑन दी ग्राउंड लाएंगे और उसके बाद उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जितना ग्रिड है उसको उड़ा देंगे। जिसके जवाब में ईरान ने भी कहा था कि मिडल ईस्ट और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक की जो तेल की तनसीबात हैं, जो बिजली की तनसीबात हैं, जो उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, और इसके अलावा जो यूएस ट्रेडरीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाले ममालिक हैं, उन तमाम जगहों को वो हिट करेंगे। तो पूरी दुनिया में एक आग लग गई थी। उसके बाद तेल भी ऊपर से ऊपर जाया जा रहा था और लगता ये था कि मामला तब संभाले नहीं जाएंगे, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है। जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट आया तो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 10-12%, 14% इमीडिएटली एक स्टेटमेंट से ही नीचे आ गई हैं। पहले गोल्ड प्राइसेस जो थी किसी ज़माने में $5200 पर औंस पे चली गई थी, लेकिन पिछले चंद रोज़ के अंदर उसका रिवर्स फिनोमेना था, क्योंकि तेल ऊपर चढ़ता जा रहा था। तो लाइकलीहुड ये थी कि एकदम से सेंट्रल बैंक्स आएंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ऊपर चढ़ाने शुरू कर देंगे। तो गोल्ड की प्राइसेस भी आज सुबह एक वक्त में $4100 के करीब आ गई थी, लेकिन अभी $4400 के करीब आई है। तो इतना ज़्यादा ग्लोबल इम्पैक्ट है इस वॉर का, और जो भी ये रुख इख्तियार करेगी वो दुनिया की इकॉनमी का भी रुख मुतय्यन होगा उसके नतीजे में, कि क्या एग्रीमेंट होता है और कितने बेहतर तरीके से होता है या कितना बहुत तबाही के बाद होता है। उसके नताइज का इन्हिसार जो है वो दुनिया की इकॉनमी का रुख भी मुतय्यन करेगा। तो आज के प्रोग्राम में इसी इशू को डिस्कस करेंगे। वीडियोज़ में जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर रहनुमा PMLN से। जनरल साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा एडमिरल फैसल शाह साहब हैं हमारे साथ, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर जमील अहमद ख़ान है पाकिस्तान के नामवर सफारतकार। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनरल क़य्यूम साहब, सबसे पहले आप ही से, ये जो स्टेटमेंट आई और पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के रोल का जिक्र हुआ, आपकी इस हवाले से क्या असेसमेंट है और क्या देखते हैं आउटकम्स? देखिए मलिक साहब, आपने अपने इंट्रो में सारी चीज़ को बड़ा खूबसूरत तरीके से मिनिमम अल्फाज में लेटेस्ट सिचुएशन को कवर तो कर दी है। अभी हमने यही देखना है। एक ख़बर ये थी कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जल्दी हम फार्मूज के ऊपर किसी बात के ऊपर पहुंचेंगे। तो मैं अल जज़ीरा सुन रहा था, तो उस टेलीविज़न नेटवर्क पे वो कह रहे थे कि शायद अभी वो कहते थे क्लियर हम नहीं हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं ये ज़्यादा अथेंटिक लगती है कि इसमें पाकिस्तान तो पहले भी ईरान और अमेरिका के रिलेशंस को बेटर करने में मुलव्वस रहा। ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर भी अप्रोच में पाकिस्तान की एफर्ट थी, और अभी भी सारे मुस्लिम ब्लॉक से मिल के पाकिस्तान की ये एंडेवर है कि किसी तरीके से ये एस्केलेट ना हो। तो लेकिन अभी हमने देखना ये है कि देखें, अमेरिका को कुछ स्पेस चाहिए। एग्ज़िट स्ट्रैटेजी वो बना के नहीं आए थे, वो एक विशफुल थिंकिंग पे आए थे कि रिजीम चेंज एक बंदे से हो जाएगी और उसके बाद हमारा उधर कोई पूडल हम बिठा देंगे और जो कुछ हम कहेंगे वो करेगा, वेनेजुएला की तरह मुल्क चल जाएगा। ये तो मिसफायर हुआ। जहाँ भी ये गए हैं इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम कैसे होगा। आप वियतनाम लें, आप देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, बाकी जगह के ऊपर भी मजबूरी में भागे हैं। तो इसलिए अभी भी खदशात तो दूर बिल्कुल नहीं हुए, और ख़ुसूसन उससे और कंपाउंड से हो गए हैं कि ईरान ने तो नेगेट किया व्हाट ट्रंप इज सेइंग।
ट्रंप ये कह रहा है कि मैं 5 दिन, क्योंकि आज आपने सुनी होगी कि बिल क्लिंटन का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है और उसने कहा ये कैसे 48 आवर्स का आपने ये दे दिया है, और मतलब है कि इसका मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी और उसकी वार की वार्मथ जो है वो आप ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप में महसूस हो रही है। तो इसलिए तो अभी जब उन्होंने भी कहा है कि ये गलत बात है कि हमारे साथ इन टच हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने, या हमने बड़ी को पॉजिटिव बातचीत उनके साथ की है, तो मुझे फिर वो ख्याल आता है सेकंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका ने पूरी एफर्ट की कि जापानीज़ हर सिटी को तबाही और बर्बादी के साथ लगे रहे, कुछ भी नहीं हुआ और जापान ने सरेंडर नहीं किया। और फिर इन्होंने ये किया था, चूँकि इनके अंदर वो आग लगी हुई थी पर्ल हार्बर पे जो 41 में अटैक हुआ था, तो उन्होंने अगले 2-3 सालों में न्यूक्लियर बनाया और उन्होंने कहा और कोई हल नहीं है, एक सुपर पावर हम शिकस्त तो कबूल नहीं कर सकते, एंड देन दे यूज द न्यूक्लियर इन 1945। तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह ना करे वो सिचुएशन आए, लेकिन जिस तरीके से ईरान अपनी जगह पे कायम है और वो कहता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, आज सुबह बिल क्लिंटन ने भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इतनी जल्दी तो क्लियर नहीं होगी, उसमें तो माइंस हैं, उसके अंदर तो इनके मिसाइल सिस्टम साइडों पे लगे हुए हैं, उसमें तो कोई बोट आएगी तो वो तबाह कर देगी। तो इसलिए अगर अमेरिका को कोई ग्रेसफुल एग्जिट ना मिली, जैसे आप कह रहे हैं ना कि किसी तरीके से वो निकले, तो इट कैन बी अंदोनाक, मैं ये सोचता हूँ। और इसलिए ये एंडेवर मुस्लिम ममालिक की तो काबिल तहसीन है और पाकिस्तान का किरदार एक मिसाली है इन दी सेंस कि हम किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं कर रहे, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये सब मुसलमान मुल्क हमारे भाई हैं और हम ईरान के भी खैर ख्वाह हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनके सदर से बात की है, हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है और जीसीसी कंट्रीज़ को भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट यूज़ किया है, उन्होंने रिएक्टिव नहीं हुए, बिकॉज उससे और ज़्यादा तबाही होती है। अगर अल्लाह करे कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा ही करें। डॉक्टर जमील साहब, पाकिस्तान का रोल उसके ऊपर भी और जो यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है उसके ऊपर ईरान ने एक इंटरेस्टिंग जुमला इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि हमारी तो कोई इंगेजमेंट ही नहीं है। आपका तजिया क्या कहता है? क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका किसी ना किसी से राब्ता में है, चाहे वो पाकिस्तान के जरिए हो या वैसे हो। चंद इशारे पहले मैं पेश कर देता हूँ इसी हवाले से। यकीनन पहली बात तो यह है कि ट्रस्ट का जो डेफिसिट है उसके लिए कोई भी इशारा कहीं से नहीं मिला कि उस ट्रस्ट के डेफिसिट में थोड़ा सा गैप कम हुआ हो। वो गैप अपनी जगह पे मौजूद है, इसीलिए ईरान ने ये बात की है, नंबर 1। नंबर 2, इसका थोड़ा सा और अगर इसका जायजा लिया जाए तो ये देखना पड़ेगा कि अहदाफ क्या थे अमेरिका के। क्या अमेरिका ने कोई एक हदफ भी हासिल किया? जवाब तो नफी में है, क्योंकि ना रिजीम चेंज हुई और बल्कि रिजीम तो और मजबूत हो गई। सिस्टम, उनके जुडिशरी काम कर रही है, उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उनके इदारे सारे काम कर रहे हैं और रिजीम बल्कि उससे जमील साहब, लेकिन आज ट्रंप साहब का दावा यही है, उन्होंने कहा कि मुज्तबा खामेनाई से बात नहीं हो रही, तो जिस शख्सियत से बात हो रही है तो आप उसको रजीम चेंज ही समझें, वो डिफरेंट पर्सनालिटी है, ये उन्होंने दावा किया। जी हाँ, वो घड़ी में तोला घड़ी में माशा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने लिए ये साबित किया है। उस पर भी अगर चाहेंगे तो मजीद उस पर तबसरा कर देंगे, लेकिन एक दो नुकात और जोड़ दूं तो चीजें जरा वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो यह है कि दुनिया में प्रेशर किस चीज का पड़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप पर, या किस चीज का पड़ा है। पहली बात तो यह है कि दुनिया अब भी 100% मुकम्मल तौर पर कोविड के रिसेशन से, कोविड के असरात से बाहर नहीं निकली थी कि ये इस वार का जो कि पहले प्लान किया गया था कि चंद दिनों की बात है, बस गए और स्ट्राइक की, जिसको शॉक एंड ऑ कहते हैं, जनरल कयूम इसको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, और करके हम बस अपनी फतह डिक्लेयर करके वापस आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, जो जो उन्होंने प्लान किया था वो नहीं हुआ। तो उस लिहाज से जैसे जैसे ये प्रोलॉन्ग होती जा रही है वैसे वैसे दुनिया में एक इकोनॉमिक हलचल मच गई है, और जो तजियाकार थे और जो प्रोजेक्शन हुई थी ऑयल के प्राइसेस की कि अगर ये वार नहीं रुकी तो अगले 1-2 हफ्तों में ये $200 तक पहुंच जाएगी। आप अंदाजा करें दुनिया का क्या हशर होता। तीसरी चीज कि जो बॉटम्स अप प्रेशर यूएस में आना शुरू हुआ, और मैं आता हूं कि उस प्रेशर को डोनाल्ड ट्रंप ने कितना बर्दाश्त किया और उसके बाद ये स्टेटमेंट दी, और इस स्टेटमेंट के आगे मजमरात क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर जो प्रेशर है भी कांग्रेस का, और यकीनन है कांग्रेस का प्रेशर, कम से कम चंद मेंबरान तो बहुत ही वोकल हैं इसमें, और जो सर्वे आ रहे हैं अमेरिका से वो भी डोनाल्ड ट्रंप की डिवेंडलिंग किस्म की
तनज़ुली के जो सर्वे आ रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी के, मिड टर्म इलेक्शन आगे बिल्कुल खड़ा हुआ है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए और हम एक चीज़ का कर लेते हैं अहाता कि हमने अब जो इशारे देखने हैं कि ये 5 दिन जो लिए गए हैं, देखिए ना, ये तो सिर्फ पावर प्लांट्स की बात हो रही है ना, बाकी सिलसिला तो एज इट गोज जिस तरह चल रहा है वो इसराइल को लेबनान पर, और जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त से चंद लम्हे पहले तक ईरान पर तो हमले होते रहे। बाकी जो उनके 21,000 बिल्डिंग्स जो है ईरान की वो डैमेज या बर्बाद कर दी गई हैं, 1800-1900 बल्कि 2000 के करीब जाने जाया हो गई हैं। इसी तरह इंजरी के हिसाब से देखें, इसमें 2-3 और महरकात हैं, उसको आप आगे चल के अगर थोड़ा सा चाहेंगे तो और डिस्कशन में आ जाएगी और जनरल क़य्यूम के मौजूदगी में और ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि जिस किस्म के मिसाइल दागे गए, क्या इजराइल या अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इजराइल को इतनी तबाही से दो चार होना पड़ेगा? ये जो डिमोना है उसके अगर आप खंडरात जो कि उनका प्रेसिडेंट सामने खड़ा होकर बता रहा है दुनिया को, खैर उसके भी मकासद है, लेकिन जो वहां तकरीबन कैजुअल्टीज हुई हैं, उस कैजुअल्टीज में से अभी तो बहुत सारे लोग और हलाक भी होंगे। तो 23 दफा 24 घंटों में 23 मरतबा अलर्ट जिस मुल्क में आए, उनका उनके शहरियों का बंकर से निकलना आना फिर जाना, इसमें तो उनकी जान अजीरन हो गई। तो एक प्रेशर वो अपनी जगह पे डेवलप है, लेकिन इजराइल इसके बावजूद उसकी ये देरीना ख्वाहिश और ख्वाब रही है कि किसी तरीके से ईरान से वंस फॉर ऑल निमट लिया जाए, क्योंकि आखिरी एक यही कुव्वत रह गई है जो हमें आंखें दिखलाती है। तो लिहाजा इजराइल तो अब भी यही चाहेगा। आइंदा 5 दिनों में देखना यह है कि इजरायली लॉबी और कितनी मुतहरिक होती है अमेरिका में, और ये 5 दिन जिस तरह के ईरानी कह रहे हैं कि ये टाइम बाय करने के लिए किया जा रहा है, तो मैं इसको अगर एक जुमले में सुमो दूं बात को, तो वो ये है कि दिस लुक्स टू बी अ डी एस्केलेशन फॉर अ लार्जर एस्केलेशन आगे जाके, क्योंकि जो मुहरिकात थे वो अपनी जगह पर कायम है, मुहरिकात में कोई कमी नहीं आई है। अच्छा, जो जमीनी हकायक है जी, कोई जी फैसल साहब से भी इस पे बात कर लें। फैसल साहब, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का रोल है उसने इस जंग का नक्शा बदल दिया है, और इसके साथ अगर कोई एक चीज़ मेरे ख्याल में ईरान के पास मोस्ट इफेक्टिव थी, ईरान ने जितने मिसाइल दागे हैं और जितने ड्रोन चलाए हैं उसका 70% हिस्सा या मोर देन 70% वो शायद ड्रोन है, और वो बहुत एक्यूरेटली जाके अपने टारगेट्स को हिट करता है। और उस एक छोटे ड्रोन जो 20-25 हज़ार या 30 हज़ार डॉलर का उन्हें कॉस्ट करता है, पूरे इस रीजन के जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो थर्ड था, वो पैट्रियट था, वो उनकी वो डेविड स्लिंग थी या जो मर्जी है, सबका बेड़ागर्क करके रख दिया उन्होंने। तो ये दुनिया में एक नया वॉर के लिए नई स्ट्रेटजी, हिकमत अमली, उसका भी एक हमारे सामने पूरा नक्शा भी सामने आ गया। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। जहां तक आपने बात की नदीम साहब के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, देखें ईरान की असल वैल्यू या असल स्ट्रेंथ सी में है, पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जहां उसकी ज्योग्राफी उसको ये डोमिनेशन देती है और वो डिक्टेट करता है वहां पे ट्रैफिक को और जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज हैं उनको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और पर्शियन गल्फ में। और ये मैं आपको, क्योंकि मैं खुद ईरान में रहा हुआ हूं तो मुझे पता है, उनकी नेवी के साथ मैंने काम किया, दे आर वेरी वेल एम्बेडेड थे, और उनसे ये छुड़वाना तकरीबन जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। जहां तक आपने बात की कि इनके जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं जो कि लो कॉस्ट हैं, उन्होंने बहुत तबाही मचाई है। नदीम साहब, मैं कई प्रोग्राम्स में भी ये बात कर चुका हूं और आपके सामने भी करूंगा कि अमेरिका की और इजराइल की टेक्नोलॉजी, वेपनरी, प्लेटफॉर्म्स, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत महंगी हैं, बहुत ज्यादा हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं। अनफॉर्चुनेटली 20वीं सदी की वॉरफेयर के हिसाब से वो बड़ी मौजूद, लेकिन 21वीं सदी की वॉरफेयर के हिसाब से वो मौजू नहीं। और इस जंग से पहले पेंटागन में एक बहस चल रही थी, और वो यही बहस थी कि हमारे पास जो भी इन्वेंट्री है वो मौजूदा हालात के हिसाब से मौजू नहीं। मौजूदा हालात के हिसाब से क्या मौजू है? वो है लो कॉस्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जिसमें एसिमेट्रिक टिंज हो। ये है आज का कुलिया। आप आर्मीनिया अजरबैजान की जंग देख लीजिए, आप रशिया यूक्रेन की जंग देख लीजिए, पाकिस्तान इंडिया की जंग देख लीजिए, आपको लो कॉस्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर विद एसिमेट्रिक टिंज मिलेगा। वही उन्हीं कंट्रीज ने सरवाइव किया।
ये जो हाई एंड इक्विपमेंट होता है ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, लेकिन एक तो ये कॉस्टली होता है और दूसरा इसकी रिप्रोडक्शन बहुत मुश्किल होती है। जबकि लो कॉस्ट अगर आप इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी आप उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं और उसको एक्सपेंड भी आप खुले दिलो दिमाग के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्टॉक में चीजें एडमिरल साहब, तो एडमिरल साहब ने ईरान के उस शाहिद ड्रोन की मिसाल इसलिए दी आपको कि एक तरफ ईरान के पास वो शाहिद ड्रोन है और कोई उनके मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका के मुकाबले में यकीनन उतने मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद उनके F-15 त्यारे अमेरिका के गिर गए। उनके जो रिफ्यूलर्स थे वो 5 उनके सऊदी अरब में डैमेज हो गए, 2-3 उनके वैसे तबाह हो गए। F-35 जिसको अभी मॉडर्न वॉरफेयर में कहा जाता था कि अभी तक उसको हिट कोई नहीं, उनका F-35 हिट हो गया। तो ये एक अजीबोगरीब फिनोमेना है इस जंग का, जो अभी आने वाले वक्तों में खुलेगा अगर और आगे चला तो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद कि ईरान की एयर डिफेंस वीक है, ईरान के पास एयरफोर्स बहुत वीक है, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये कामयाबियां ये मतलब ये स्टडी करने के लिए होंगी वॉरफेयर सब्जेक्ट्स में नेक्स्ट आने वाले दिनों में कि उन्होंने ये कैसे अचीव किया है। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि देखें उन्होंने कई दिहाइयों से बेसिकली इस जंग की तैयारी की है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अपनी लो कॉस्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कैपेबिलिटी में, जिसमें मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जिसमें रॉकेट्स हैं, जिसमें ऐसी बोट्स हैं जो कि कामिकाज़े बोट्स हैं, रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, उनके पास माइंस हैं, छोटी सबमरीन्स हैं। ये सब वो चीजें हैं जो कि इस लो कॉस्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में आती हैं और इसीलिए उनकी पोजीशन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी मजबूत है और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो वो रिटेलिएट कर रहे हैं, इसके बावजूद कि ट्रंप साहब 2-3 दफा दावा कर चुके हैं कि मैंने उनकी कैपेबिलिटी जीरो कर दी है। 1 मिनट और लूंगा और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मेरा ख्याल क्या है जो प्रेसिडेंट ट्रंप का आज बयान आया उसके ऊपर। देखिए ये देखने की जरूरत है कि ये यूएस की इंटेंशन है, इजराइल की इंटेंशन नहीं है। इस जंग में कंट्रोल यूएस के पास नहीं है, इजराइल के पास है। जो लीवर्स ऑफ कंट्रोल हैं वो इजराइल के पास है और पिछली भी जितनी बातचीत हुई है उसमें आप ये देख लीजिए कि जब बातचीत होने लगती थी, मंतक की अंजाम पे पहुंचने लगती थी, इजराइल अटैक कर देता था। तो मैं कोई बहुत बुरी उम्मीद नहीं हूं। दूसरी वजह यह है कि देखें ये रिस्पाइट अमेरिका को चाहिए था ये 5 दिन का, क्योंकि उसने ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है लो कॉस्ट जो कि ईरान का मुकाबला कर सके, जो उसके शहीद ड्रोन्स को टारगेट कर सके, जो उसके मिसाइल्स को टारगेट कर सके। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि उनके शहीद ड्रोन्स ने हमारा बड़ा काम खराब किया और हमें बड़ा परेशान किया है। और तीसरी चीज ये है कि जो लास्ट टॉक्स जितनी भी हुई है, दो का तो हमें पता है ना, जून में हुई है और इस दफा जब हो रही थी 28 फरवरी से पहले, तो उनका अंजाम क्या हुआ है। तो जो लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट है उसके उसके बरक्स उसकी बैकड्रॉप में मैं नहीं समझता कि कोई बहुत पुरुमीद फजा है। और फिर चौथी चीज ये देख लीजिए कि तीनों बेलिजरेंट्स का वॉर खत्म करने का मोटिव क्या है। मैं दोबारा आपकी तरफ भी आता हूँ। जनरल क्यूम साहब, अभी जो जिक्र हुआ मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक का, सऊदी अरब के ऊपर कुछ हिट्स हुई हैं, हमारा सऊदी अरब से एग्रीमेंट है और मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है कि ईरान सऊदी अरब पे हिट ना करे, क्योंकि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए उसकी एक मरकज़ियत है मक्का और मदीना की, वहाँ पे इश्यूज़ पैदा होते हैं। इसराइल और यूएई के ताल्लुकात में बहुत कुर्बत है और यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट्स को उन्होंने हिट किया। बहरीन के अंदर बहुत बड़ा उनका अड्डा है, बहरीन के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसाइल मारे हैं। कतर इस वक्त अमेरिका से पीस नेगोशिएशन कर रहा है, कतर और ओमान, लेकिन कतर के अंदर उन्होंने अल अदीद एयर बेस के अंदर हिट किया। अब ये कोशिश भी किसी को करनी पड़ेगी कि इनमें से कोई जवाबी कार्रवाई के लिए, ख़ास तौर पर मुझे यूएई का खदशा पैदा होता है कि यूएई की तरफ से कोई इनिशिएटिव ना ले लिया जाए। इसके ऊपर आपका क्या तजर्बा? देखें, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि यूएई टोटली अलाइंड इजराइल के साथ। अनफॉर्चुनेटली दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, यू नो, कि पीछे यमन में भी इन्होंने जाके तो कुछ यमन, सुडान, सोमालीलैंड, हर सब जगहों पे इंटरेस्ट दिखते हैं। और ये वो शेख जायद जब थे ना तो बात और थी। अभी ये जो न्यू लीडरशिप है इसको आई डोंट नो। आप देखें उधर मोदी का मंदिर भी बनाया, उधर इजराइल के साथ बिल्कुल हैंड इन ग्लव, लगता ही है कि वो भी एक्सटेंशन उधर इजराइल की बने हुए हैं। तो ये एक बदकिस्मती है, लेकिन दे डेयर नॉट अटैक ईरान, बिकॉज ईरान का और उनका कोई मुकाबला नहीं है और फिर वो ईंट से ईंट बच जाएगी बहुत ज़्यादा। ये अभी तक तो उन्होंने जो कुछ किया है ना, तो एक ख़तरा ये भी है कि बाकी तो शायद इनका देखिए यूएई में अभी मसलन दुबई के पास वो तेल शेल भी नहीं, अबू धाबी के पास है, और बाकी तो इनका सर्विसेज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और इकानमी। अभी तो तकरीबन ब्रिटेन के मैं देख रहा था कि 3 लाख जो
लोग उधर काम कर रहे थे मुख्तलिफ, 1 लाख तो वापस चले गए, और इसी तरह और लोग भी उड़ गए। यहाँ जो हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लाजे लिए हुए थे, सारे खाली हो गए हैं, रेंट नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो इनकी इकानमी तो बैठ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में यूएई को ये रियलाइज़ करना होगा, एंड आई होप दे डू दैट, कि मुसलमानों की ताकत इकट्ठा रहने में है। आप इज़राइल जिसने गज़ा में क्या कुछ नहीं किया, और मोदी ने बाबरी मस्जिद तबाह की, कश्मीरियों पे जुल्म किया, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, गुजरात में मुसलमानों को जलाया, आप उसको भी जफियाँ शफियाँ डाल रहे हैं और वहाँ मंदिर बना रहे हैं और उनका भी वो कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन दी लॉन्ग रन? ये उनके फ़ायदे में बिल्कुल नहीं होगा। इस वक्त देखें, जो दूसरी जंग अजीम शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त एक हिटलर था जिसने ये कहा कि उसने पहले ऑस्ट्रिया, फिर यूगोस्लाविया, फिर पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया, तो दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, जो उसका नतीजा न्यूक्लियर में निकला। आज ये 3 हिटलर हैं, मोदी भी है, नेतन्याहू भी है, और अमेरिका का ट्रंप भी है। अमेरिका के अंदर भी ओपिनियन डिवाइडेड है। ऑफ कोर्स मोर देन 50% पीपल से कि ये गलत, आपने गैर कानूनी, अभी वो कह रहा है, मैं आपके मसलन अल्टीमेटम जो दिया है उसमें बिल क्लिंटन वो कह रहे थे कि ये अनलॉफुल है कि आप जाके उनकी रिफाइनरी तबाह करेंगे। ये यूएन का ना चार्टर इजाज़त देता है, ना कन्वेंशंस मुख्तलिफ इजाज़त देती है। तो जब आप इंटरनेशनल लॉ को जूते की नोक पे रखेंगे, आप देखिए स्पेन की लीडरशिप ने क्या कहा, वी कांट वायलेट द इंटरनेशनल लॉ जिसने हमें प्रोटेक्शन दी हुई है, हमारी सोवरेनिटी को बरकरार रखा हुआ है। नेटो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इनसे अलग हुए हैं। तो अभी डर यही है कि ये अपनी फेस सेविंग के लिए कोई ऐसा गलत कदम ना उठा जाएं जो इन्होंने पहले भी उठाया। अब देखिए, जो इराक ईरान वार हुई थी उसमें भी इराक के साथ ये थे, और केमिकल वेपन्स इस्तेमाल हुए अगेंस्ट ईरान। उसमें सद्दाम के साथ मिलकर ईरान से लड़ रहे थे। हाँ, ईरान से बाद में सद्दाम को मारने चले गए, फिर उनको मारने चले गए। ब्रेक करीब आ गई है जी, ब्रेक लेने हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जमील साहब, बहुत दिनों से ये बात होती थी कि इसराइल को जैसे ही लगा ना कि अमेरिका इस जंग से पीछे हटने चाहता है, तो वो कोई 9/11 टाइप कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बहुत बड़ा करेगा। बिल्कुल उसका स्केल ऐसा होगा 9/11 की तरह कि अमेरिका दोबारा जंग में कूद पड़े। मुझे लगता है आज के ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद कि शायद इसराइल के लिए वो मौका आ गया है कि वो इस तरह का कोई इवेंट क्रिएट करे। आपकी असेसमेंट? जी हाँ, इसराइल का ये मौका तो खैर वो नहीं हाथ से जाने देगा। अरसा दराज के बाद इसराइल को ये मौका मिला है, और उसके लिए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के 7 चक्कर लगे हैं 1 साल के अंदर अमेरिका के, और लास्ट चक्कर जो 11 फरवरी को उन्होंने लगाया वो बैकडोर, व्हाइट हाउस के बैकडोर से दाखिल हुए, और जहां विटकॉफ और कुशनर जहां मौजूद थे पहले उन्होंने ब्रीफ किया, तो सारा वार प्लान उधर बनाया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इजराइल बिल्कुल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मामला थम जाए। वो चाहेगा कि वंस पर देखिए 7 कंट्रीज को तो उन्होंने पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब सिर्फ ईरान रह गया था, उसकी रेजिस्टेंस जो जिसको कहते हैं कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, उसको भी उसने तकरीबन मध्यम क्या इतना बिल्कुल उनकी कमर तोड़ दी है। हालांकि हिजबुल्लाह अब उनको टफ टाइम दे रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद कि कितना उनको नुकसान पहुंचा है। तो नजरियात दरअसल, लेकिन लेबनान के तो वो हिस्से कब्जा करते जा रहे हैं। आज भी खबर है कि वो उसके साउथ लेबनान के वो दरिया के किनारे तक उन्होंने इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। तो वहाँ तो वो बहुत खौफनाक मंसूबे पे अमल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खौफनाक मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। तो क्या ईरान इसको बर्दाश्त करता रहेगा? क्या हिजबुल्लाह अपनी बका की जंग नहीं लड़ेगा जिस तरह ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है? हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 2 लाख के करीब रजाकार हैं लड़ने के लिए। तो वहां फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। फौज बिल्कुल जा रही है, दाखिल होती जा रही है, कब्जा करती जा रही है, और जिस तरीके से वो वहां आग के शोले भड़क रहे हैं, वो तो बिल्कुल गजा वाला मंजर पेश आ रहा है। ये दुरुस्त है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक तरफ लबनान पे चढ़ाई, दूसरी तरफ जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को पहले ही मदम कर दिया, तीसरी तरफ बाकी ममालिक जिन जिन ने उनको आंख दिखलाई उसको खत्म कर दिया। अब ईरान रह गया है। तो आपने सवाल जो किया कि ये फॉल्स फ्लैग, ये हरकत तो जरूर कोई ना कोई करेंगे, क्योंकि इजरायली लॉबी वो बड़ी मुतहरिक इसके बाद हो गई होगी वहां, जैसे कि हमेशा होती है अमेरिका में। और वो एक तरफ वो मुतहरिक,
दूसरी तरफ इजराइल का ये हमलों में आपको कोई किसी किस्म की कमी नजर नहीं आएगी। ये दरअसल बात वही नजर आ रही है कि जो जिस तरीके से जो तखमीना लगाया गया था, जिस तरीके से ऑपरेशन प्लान किया गया था, उसके मुताबिक बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा था, और जिसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स हो रहे थे। एक तो दुनिया की इकोनॉमी जैसा मैंने बताया, और दूसरा ये है कि अमेरिका में खुद एक खुलबली मच गई, और तीसरी बात ये थी कि जो रिपब्लिकन वाले, उनको फिक्र ये पड़ गई कि उनके हाथ से, क्योंकि हाउस भी जाएगा और कांग्रेस भी जाएगी, और ये तारीख है अमेरिका की कि जब भी डॉलर 110 से ऊपर बैरल गया है तो 24 सीटें वो पार्टी हारती है जो रूलिंग पार्टी होती है वहां। तो आप अभी देख लें कि जिस तरीके से ऑयल जा रहा था आगे, तो ये आगे जाके अपनी सबकत बरकरार नहीं रख सकते थे। तो इन तमाम चीजों को अगर आप जायजा लें और अहाता करें। जनरल क्यूम से भी एक मुख्तसर सा जवाब ले लें, फिर हमें वो मौलाना बशीर फारूकी साहब ने भी ज्वाइन करना है। जनरल क्यूम साहब, यूरोप का अलहदा होना और दूर खड़े रहना, स्टारमर को उन्होंने उसका जितना रिडिक्यूल कर सकते थे वो भी किया, लेकिन वो इस मसले के ऊपर कुछ पीछे हटे रहे। आपको लगता है कि ये इत्तेहाद नेटो वाला टूटता नजर आता है आपको? क्या देखिए, जो तारीख गवाह है दुनिया की कि जंगों से मसाइल हल नहीं होते, लेकिन माजी में फ़र्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इसमें यूरोप भी इन्वॉल्व रहा पूरा, और रशिया को भी इन्वॉल्व किया, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई। तो मेरे ख्याल में अभी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लोगों ने अवेयरनेस के साथ अभी समझना शुरू किया, लीडर्स ने भी, कि हम ऐसे टूल्स के तौर के ऊपर एक वार जिसको, जो कि इलीगल है, इवन अमेरिकन देमसेल्व्स आर सेइंग, और वहाँ के लोग जो इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, सैंडी बर्नर्स टाइप, और आप देखें कि ये ब्रिटिश में भी जॉर्ज कैलेवे एंड एवरीबडी, बहुत से सेन एलिमेंट्स ये कह रहे हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए स्टारमर का ये स्टांस जो है, दिस इज़ वेरी गुड, कि भाई हम इसी तरह वो नहीं जाना चाहते। स्पेन का भी मैंने आपको बताया। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये फूट तो डल रही है। मुझे याद है एज ए सेनेटर मैंने नेटो की कुछ मीटिंग्स अटेंड की, नॉर्वे में इनकी एनुअल गेट टुगेदर होती है 28 कंट्रीज़ वगैरह। तो वहाँ भी अफ़गानिस्तान पे जब बात हो रही थी तो मैं खड़ा होकर बार बार कह रहा था कि जी 3 मिलियन या 4 मिलियन रिफ्यूजीज़ हैं हमारे पास, और हम हार्ड हिट हैं, हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। तो उसमें भी कुछ आवाज़ें ऐसी थीं जो कहते थे कि यस, इस जंग का से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, और अल्टीमेटली यही हुआ। तो अभी तो खुल के आ गए ना नेटो वाले साहब। बिल्कुल सही। जनरल अब्दुल क्यूम साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, एडमिरल फैसल शाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। मौलाना बशीर फारूकी साहब सैलानी ट्रस्ट से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और एक मैं आपको मोटा सा जो सरकारी दादोशुमार का नंबर है वो बताऊं तो पाकिस्तान में पिछले 7-8 सालों में पॉवर्टी बढ़कर 30% हो गई है। लोगों की जो टेक होम इनकम्स हैं वो डिक्लाइन पे है और अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर चली गई है। तो मौलाना बशीर फारूकी साहब ने एक अपील की है कि वो खानों के ऊपर जो हम असराफ़ करते हैं, 4-4 डिशेस देते हैं, उससे परहेज़ किया जाए। तो मैं इन्हीं की ज़ुबानी सुनना चाहूँगा। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। गुर्बत बहुत है, महंगाई भी बहुत है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। आप क्या अपील करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शुक्रिया, बहुत आपने मौका दिया। देखिए, हमारे वतन की जो कैफियत है उसके बारे में तो आप मुझसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं। अब इस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बार बार ये कहना है कि हमें जो है किफ़ायत शारी को अपनाना है, और वो ख़ुद भी कहते हैं कि हमने 60% अपनी गाड़ियाँ जो है ना वो ग्राउंड कर दी हैं। जो 40% गाड़ियाँ हैं उसको भी हमने जो 50% जो है पेट्रोल कम कर दिया है। और जैसा कि जब ये वॉर शुरू नहीं हुई थी तो उस वक्त डॉलर का उसका रेट था $72 का बैरल था, अब पहुँच गया 158 बैरल तक। तो जहाँ और बहुत सारी किफ़ायतशारी हो सकती है, तो मेरा मशवरा था पीएम साहब को कि माजी में 20 साल पहले इन्होंने जो है एक पैगाम दिया था पाकिस्तान को कि भाई अब शादी की तकारीब को ज़रा महदूद किया जाए और इसमें खाने के बजाय रिफ़्रेशमेंट का एहतमाम किया जाए। तो अगर आज भी जब हर बात में किफ़ायतशारी की बात हो रही है तो ये मौका है कि जो तेज़ी के साथ हमारी शादी की अखराजात बढ़ते चले जा रहे थे, उसमें बेताशा इसराफ भी होता था और 10-10, 15-15, 20 डिशें हुआ करती थी। अगर वो 1 डिश पर ले आया जाए या फिर जो है उसकी तादाद कुछ कम कर दी जाए, जो मेहमान हैं उनकी तादाद कम कर दी जाए, या फिर उसे रिफ्रेशमेंट ले जाया जाए। क्योंकि अभी जो आलमी रिपोर्ट ये है कि 4.5 करोड़ अफराद, खुदा न खास्ता अगर ये जंग जून तक चलती है
तो 4.5 करोड़ अफराद जो है वो भूख से निढाल हो जाएंगे, यानी एक कहत की कैफियत हो जाएगी। तो जब हम हर चीज़ की हिफाजत का एहतमाम कर रहे हैं तो खुराक की हिफाजत का भी एहतमाम करें। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की रसद तक खुराक न पहुँच सके और लोग जो है बेचारे भूखे मरने लग जाएँ, तो उस वक्त रियासत क्या करेगी। तो बस PM साहब को आपके ज़रिए पैगाम दूंगा कि शादी की तकारीब पर ध्यान दें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वक्त है कि हम जब हर बात में किफ़ायत शारी की बात करते हैं तो नदीम साहब इसमें किफ़ायत शारी हो सकती है, और आपने खुद इकरार किया कि और मौलाना बशीर फारूकी साहब, अगर इसके साथ आपके इजाफा कर सकूं कि खाने में तो वो 1 डिश करें या मशरूबात पे महदूद कर दें इसको, लेकिन साथ सोना पहनाने पर, सोना देने पे पाबंदी आयद कर देना, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। शायद 4.5 लाख या 5 लाख आज का रेट है, इसके दरमियान कुछ होगा, तो एक गरीब आदमी तो नहीं दे सकता, 1 तोला भी नहीं दे सकता। सर वो एक बात कहूँगा, पाबंदी लग जाती है। हमारे सर वो अभी जो है ना हमारे ख्वाजा साहब ने अभी कहा था ना कि हमारे यहाँ शादी की तकारीब में जो है ना ब्यूरोक्रेसी को 1-1 करोड़ रुपया जो है ना वो मिल जाती है, मतलब सलामी। तो आखिर जिस मुल्क के अंदर 1-1 करोड़ रुपया एक ब्यूरोक्रेट्स को जो है सलामी मिल जाए, तो ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना वाकई मतलब दुख से भरा हुआ था। तो रियासत को अब कुछ करना चाहिए सर। सर कोई दुआ भी करा दें मुस्लिम दुनिया में अमन के लिए, दुनिया में कुछ अमन आ जाए और मुसलमानों के हालात बेहतर हो जाए, उसके लिए दुआ भी कुछ कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, इरहमना 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 फिद दुनिया वल आखिरह, तवफ़्फ़ना मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। इलाही जो क़यामत खेज़ हालात इस वक्त दुनिया के हैं, मुस्लिम उम्मा के हैं, तो अपनी रहमत से इस क़यामत खेज़ हालात से छुटकारा अता फ़रमा। मुसलमान बिखरे हुए हैं, या अल्लाह मुसलमानों को इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद अता फ़रमा। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, एक हो गए हैं परवरदिगार। इतनी बदहाली है पाकिस्तान की, मुसलमानों की, इस बदहाली में हम पर तो रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे, और हमारे हालात पर नज़र रहमत फरमा, नज़र रहमत फरमा, नज़र रहमत फरमा। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को इस वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छे फैसले करने का मौका अता फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना बशीर फारूकी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शाम से आज इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।